संसद संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेके 122 किससे संबंधित है? संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से 122 जो है संसद से संबंधित है। यह सब अनुच्छेद 79 122 तक में जो है संसद संबंधी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेके 122 किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। संसद अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। क्लियर है? अब क्लास से जुड़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 400 क्वेश्चन। आज हम लोग 400 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो आज 400वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 400 क्वेश्चन। कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो वॉइस सब कुछ क्लियर है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 400। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? किससे? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित। किससे संबंधित? राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित। तो देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है? बताएंगे आप लोग। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन, जैसे कि जब भी आम चुनाव होता है तो चुनाव के बाद, चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र। एक प्रथम सत्र कब होगा? जब आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है प्रथम सत्र, और दूसरा जो है प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। सही है? हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो दोनों कथन सही है आपका। ठीक है, दोनों कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संसद के दोनों सदनों को सत्र बुलाने, सत्र अवसान करने और लोकसभा के विघटन की शक्ति किसको प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद जो है 85 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके जो है दोनों कथन आपका सही है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और अपने भाषण में जो है संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 400 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका मिस है इसमें, कोई जो है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। भारत में जो है संसद किनसे मिलकर निर्मित होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो अभी क्लास के शुरुआत में ही आपको बताया गया कि अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। जैसे कि अब जब आर्टिकल
53 हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका का तो वह औपचारिक प्रमुख होता है, यह और साथ साथ जो संसद संसद का क्या होता है, राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है। तो कभी प्रश्न बन जाए कि क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, तो नहीं, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई भी आपका जो अधिनियम होता है, जब तक राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर नहीं कर दे तब तक वह पारित नहीं माना जाता। तो जो हमारा संसद होता है वो किनसे मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 402 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 403, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, संसद की बैठक होना अनिवार्य है। और आर्टिकल अनुच्छेद 85 क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, क्या कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की जो है प्रथम बैठक के मध्य जो है 6 माह का अंतर होना चाहिए। मतलब जो आपकी अंतिम बैठक है और अंतिम बैठक से लेके जो आने वाली बैठक है उसके मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो 6 माह के हिसाब से वर्ष में कितने, 12 महीने होते हैं, तो कम से कम 2 बार जो है बैठक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 403 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 403 का बी राइट आंसर होगा। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित होता है, देखेंगे संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित होता है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, अध्यक्ष राज्यसभा। तो ये चारों क्या होते हैं, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपके क्या होते हैं, संसद के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चारों। प्रतिभा गुड इवनिंग, कैसी हैं? तो आते हैं प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 404 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, आंसर आया है प्रतिभा का, वेरी गुड। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 405, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कर लेंगे 120 दिन। ठीक है, 120 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन, जो है कितने दिन अनुपस्थित होने पर जो सांसद होती है वो अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बताएंगे तो 60 दिन। ठीक है, अगर जो है कोई भी सांसद बिना संसद के अनुमति के 60 दिन लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यह किस आर्टिकल में बताया गया है, तो यह आपका बताया गया है आर्टिकल 101 क्लॉज 4 में बताया गया है। ठीक है, संसद की अयोग्यता संबंधी प्रावधान
कब? जब वो लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है। तो इसकी जो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 101 क्लॉज 4 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनूप गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? अनूप शायद आप पहली बार आज क्लास में आए हैं। आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 406 देखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 मतलब लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो कहाँ का वह सदस्य था? राज्यसभा, लोकसभा, पंजाब विधानसभा या राजस्थान विधानसभा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो सदस्य कहाँ से थे? राज्यसभा से। कौन थे? दिसंबर 2000 की बात है। दिसंबर 2000 में राज्यसभा के सांसद थे, और वो कहाँ के थे? पंजाब के। राज्यसभा के सांसद पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। निर्दलीय सांसद थे। क्या नाम था उनका? नाम था बरजिंदर सिंह हमदर्द। दिसंबर 2000 की बात है। राज्यसभा के सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द जो है, जो पंजाब से थे, वो 60 दिन लगातार अनुपस्थित होने पर क्या कर दिया? उनकी जो है सदस्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। ठीक है, रीतू का आंसर आया 406 का ए। वेरी गुड। तो बरजिंदर कहाँ के सदस्य थे? राज्यसभा के। और किस जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से। ठीक है, पंजाब राज्य से बिलोंग करते थे, और 2000 की बात है। ठीक है, और किस पार्टी से थे? तो किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय सांसद थे। ठीक है, बरजिंदर सिंह हमदर्द जो थे वो निर्दलीय सांसद थे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? हाँ, राइट प्रतिभा, वेरी गुड। हाँ, रीतू का आंसर है, बहुत अच्छा। पंजाब यहाँ पर ऑप्शन में भी पंजाब था, पर ऑप्शन यहाँ पर पंजाब से वो सांसद थे। ठीक है, पर कहाँ के सांसद थे? अगर उस तरह देखेंगे तो वो राज्यसभा के थे। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो लाभ के पद का जो निर्णय होता है वो संसद में राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर वैसे आपके दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, दो ऑप्शन होंगे, ए और बी कर लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं क्यों करेंगे। पर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ए करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें एक ही कोई टिक करना होगा, तो ए यहाँ पर करेंगे। देखिए, जो लाभ के पद का जो निर्णय होता है वो संसद जो है, संसद भी करता है और राष्ट्रपति भी करता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 103 में जो है राष्ट्रपति क्या करता है? अगर देखिए, दो तरह की अयोग्यता होती है। एक अनुच्छेद 102 के तहत जो है अयोग्यता होती है, एक अनुच्छेद 103 की अयोग्यता होती है। तो जो आपके अनुच्छेद 103 में अयोग्यता होती है, अयोग्यता संबंधी निर्णय कौन करता है? यहाँ पर प्रश्न क्या है? निर्णय पूछा है। अच्छा, ठीक है। लाभ के पद का निर्णय मतलब कोई, कहा जाता है कि कोई भी मंत्री जब उसकी जो योग्यता निर्धारित की जाती है, तो उस योग्यता में ये भी होता है कि वो लाभ का पद ना धारण करता हो। ठीक है, लाभ के पद पर वह ना कार्य करता हो। तो लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, या लाभ के पद से संबंधित निर्णय, या जो संसद होते हैं, जो संसद के जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई सदस्य योग्य है, अयोग्य है, अहर है या निरहर है, इसकी जो निर्णय करता है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 103 के तहत। पर ये अपने मर्जी से नहीं करता, ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति जो निर्णय करता है,
अयोग्यता संबंधी जो निर्णय करता है राष्ट्रपति, वह जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ठीक है, ये कहाँ पर कहा गया है? अनुच्छेद 103 में कहा गया है। पर जो लाभ के पद का डिफाइन कौन करता है? लाभ के पद को डिफाइन कौन करेगा? तो संसद करेगी। एक आपका अधिनियम आया था, यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। संसद निर्हरता, ठीक है, संसद निर्हरता अधिनियम, ठीक है, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 में जो है संसद ने क्या किया था? किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो है अधिनियम को पारित किया था। और संसद निर्हरता निवारण अधिनियम में जो है लाभ के पद को डिफाइन किया गया था कि कौन कौन से पद जो है लाभ के पद हैं या नहीं। इसका जो है अधिनियम संसद ने पारित किया था, किसमें? संसद निर्हरता निवारण अधिनियम में, ठीक है। तो कानून बनाने का कार्य होता है संसद का, और निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद अभी आपको बताया गया था, अनुच्छेद 103 के तहत। और अयोग्यता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। और लाभ के पद पर कानून कौन सा आया था? संसद ने लाभ के पद पर जो कानून बनाया था वो कौन सा कानून है? संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 में लाभ के पद को बताया गया कि कौन कौन सा पद जो है लाभ का पद है या नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि जो मंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, ये लाभ का पद नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर संघीय संसद है, लेकिन यहाँ पर संघीय संसद इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कानून बनाने से संबंधित बात नहीं की गई है। स्पीकर जो होता है वो दल बदल संबंधी अयोग्यता निर्धारित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है रितु ने। देखिए, अगर संसद की अयोग्यता संबंधी निर्णय करना हो तो राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर दल बदल संबंधी अगर अयोग्यता हो तो उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। दल बदल संबंधी जो अयोग्यता होती है उसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वैसे जो संसद की अयोग्यता संबंधी या निर्हरता संबंधी जो निर्णय होता है राष्ट्रपति करता है, पर अपनी मर्जी से ना करके वो किसकी सलाह पर करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? एक बार आप लोग बताएंगे क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रहा है ना? दल बदल संबंधी अयोग्यता लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और बाकी जो अयोग्यता होगी संसद की सदस्यों की अयोग्यता, उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना रितु? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 408, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ठीक है, संसद सदस्यों की विशेषाधिकार का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, एक सामूहिक, एक व्यक्तिगत। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। देखेंगे, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए पूछा है कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो सी सामूहिक विशेषाधिकार नहीं। ये क्या है? आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। 408 का सी आंसर होगा। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये आपका सामूहिक विशेषाधिकार है, ठीक है। संसद के आंतरिक विषयों का संचालन, ये भी आपका सामूहिक है।
अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी आपका क्या है, सामूहिक है। व्यक्तिगत आपका कौन सा होगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत है। तो दो प्रकार के जो सांसद होते हैं, सांसद सदस्य जो होते, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनको दो प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त है, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 408 का सी आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 409, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? देखेंगे अनुच्छेद 127, ठीक है, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 139। तो अनुच्छेद 122 में क्या है, अनुच्छेद 122 में जो भी संसद की कार्रवाइयाँ होती है उसकी जो जांच होती है वो न्यायालय नहीं कर सकता। न्यायालय पर इस संसद की कार्यवाहियों की जांच करने की जो है न्यायालय को इस पर रोक लगी हुई है, ठीक। तो न्यायालय क्या कर सकता है, जो संसद की कार्रवाइयाँ होती है उसकी जांच नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, अनुच्छेद 122 में, नहीं 139 नहीं, अनुच्छेद 122। प्रतिभा का आंसर आया है, राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 410, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें कह रहा है कि जो संसद है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो बी इसका आंसर होगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। जब आप देखेंगे अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले का 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे कि कोई जो है राज्य सूची का विषय राष्ट्र हित में है, तो संसद क्या कर सकती है, संसद ऐसे विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। संसद ऐसे विषय पर कानून बना सकती है। रीतू का आंसर है, वेरी गुड। बी आंसर आया रीतू का, प्रतिभा का, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 411, संविधान किस विषय सूचियों में से दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बनाता है? जो संविधान में सूचियां दी गई हैं, 3 हमारे पास क्या है, 3 सूची है, उस सूची के अलावा अगर कोई अतिरिक्त विषय हो, अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाता है? तो अतिरिक्त विषयों पर संसद कानून बनाती है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो जो अतिरिक्त विषय होते हैं, जो आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होंगे, उसके अलावा भी अगर कोई अतिरिक्त विषय है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 411 का बी आंसर आएगा। प्रतिभा का आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412, संसद में शून्य काल का समय बताएं। शून्य काल का समय, हाँ वेरी गुड रीतू, बहुत अच्छा, रीतू ने आर्टिकल भी बताया, वो बहुत अच्छा, वेरी गुड। संसद में शून्य काल का समय 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे या 12 से 1 बजे। तो दोपहर के 12 से 1 बजे आपका क्या होता है, ये शून्य काल होता है, और 11 से 12 का जो समय होता है ये आपका प्रश्न काल होता है, ठीक है। जब संसद में बैठक होती है तो बैठक में जो
कार्यवाही जब शुरू करते हैं, ठीक है, कार्यवाहियां जब शुरू की जाती है तो जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है, और प्रश्नकाल के जस्ट बाद आपका जो है शून्यकाल आता है। और शून्यकाल कहते हैं, शून्यकाल जो है भारत की देन है। अगर संसदीय व्यवस्था में देखेंगे तो शून्यकाल पहले नहीं था, शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। हाँ, आंसर आया राइट, वेरी गुड प्रतिभा, रितु। तो यहाँ पर डी इसका आंसर होगा। मैम अभी छुट्टी पे हैं, शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जल्दी ही मैम आ जाएंगे। एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू है, इस वजह से मैम नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413। लोकसभा किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित किस स्तर पर होती है? लोकसभा में जो है जो बहस होती है वो किस स्तर पर होती है? कोई भी विधेयक हो उसमें 3 वाचन होते, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। प्रथम वाचन में क्या किया जाता है? प्रथम वाचन में कोई भी जो विधेयक होता है उसको जो है संसद में पेश किया जाता है, सदन में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। तो कोई भी विधेयक प्रस्तुत करना, पेश करना आपका जो है प्रथम वाचन कहलाता है। और द्वितीय वाचन में क्या होता है? द्वितीय वाचन में जो है जो आपके विधेयक होते हैं, जो भी बिल होता है, उस पर हर एक अनुच्छेद पर, हर एक क्लॉज पर विस्तार से चर्चा की जाती है, ठीक है। तो बहस किस वाचन में होता है? द्वितीय वाचन में होता है। और चर्चा के बाद अगर द्वितीय वाचन में ही क्या होता है, अगर चर्चा के बाद जो है क्या होता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रवर समिति या जो है संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है? द्वितीय वाचन में। हाँ, आंसर आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 414। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर हमें संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना है। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो आपका ये तो सही है, ठीक है, 2 आपका सही है, फर्स्ट नहीं सही है। अनुच्छेद 109 में क्या किया गया? अनुच्छेद 109 में कहा गया है आपके धन विधेयक को जो है, धन विधेयक जो है कैसे पारित किया जाएगा उसकी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किया गया है, कि धन विधेयक को कैसे पेश किया जाएगा इसकी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 109 में किया गया है। और ये भी ध्यान दें कि जो धन विधेयक होता है उस पर जो है धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती, केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पर 2 आपका सही हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। वेरी गुड, प्रतिभा का आंसर है, बहुत अच्छा। हाँ, आर्टिकल, हाँ, अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो साधारण विधेयक, अगर साधारण विधेयक में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वो पारित नहीं हो पाता है, तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 415। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष। तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। अनुच्छेद संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 में इसका प्रावधान किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 में इसका प्रावधान किया गया। हाँ, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। जैसे कि जो साधारण विधेयक पर जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, पहली बार किस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाया गया? प्रश्न में यही पूछ रहा है कि पहली बार मतलब
कब जो है संयुक्त बैठक बुलाया गया था? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण के विधेयक में, या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के विधेयक? तो इसमें जो आपका संयुक्त बैठक जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था जो है दहेज उन्मूलन विधेयक 1961। जब प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय थे हमारे। तो उस समय में जो है क्या हुआ था? दहेज उन्मूलन विधेयक पर सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाया गया था। हाँ राइट, 16 का ए होगा। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? हाँ, ज्ञानी जैल सिंह 1987, उसमें जो है क्या थे? राष्ट्रपति थे। उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। ये आप जो बता रहे हैं, हाँ उस समय वीटो पावर का प्रयोग किया था उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 265। ठीक है, अनुच्छेद 265 बी, हाँ वीटो का आंसर है ये। सबसे पहले इसमें है ना, सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, जब हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के समय। तो 265 में कहा गया है कि कोई भी जो है विधि जो है प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद जो है किसमें किया गया? 265 में। ठीक है, क्लियर है? 470 का नहीं, 266 में क्या है? संचित निधि के बारे में प्रावधान किया गया। 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया। संचित निधि जो होती है उसका प्रावधान किया गया। ठीक है, 265 में कहा गया है कि कोई भी कर जो है विधि के प्राधिकार के से ही अधिरोपित होगी और संग्रहित होगी। मतलब कोई भी जो कर होगा जो लगाया जाएगा वो कानून बनाकर उस पर लगाया जाएगा और कानून के द्वारा ही कलेक्ट किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, इसका वर्णन हमें किस अनुच्छेद मिलता है? 265 में। और 266 में क्या? संचित निधि का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 418। भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक है, किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने का किसका नियंत्रण है? 418 का जो है महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से किसी का नहीं। जो भारत की संचित निधि होती है इस पर जो धन निकालने का जो अधिकार होता है वो संसद का होता है, और संसद जो है विभिन्न अनुच्छेद के माध्यम से जो है भारत की संचित निधि से जो है धन निकालती है। जैसे 115 से हो गया, अनुच्छेद 116 हो गया। ठीक है, तो उसमें उसके माध्यम से जो है धन निकालती है। तो इसमें किस धन जो संचित निधि होती है उस पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। हाँ राइट रितु, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 419। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। ठीक है, देखेंगे वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि से जो है सरकार क्या करती, वहां से व्यय के लिए जो है धन लेती है। ठीक है, तो भारत के संचित निधि से अनिवार्य व्यय भार नहीं है इनमें से कौन सा? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भारत का जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन जो है भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है।
भारत के संचित निधि पर किसके किसके वेतन भत्ते या व्यय भारित होते हैं? जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनके सबके जो वेतन भत्ते होते हैं, पेंशन होते हैं, वो किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन पेंशन जो है ये संचित निधि पर भारित नहीं होता है, मतलब संचित निधि द्वारा नहीं दिया जाता है। पूनम गुड इवनिंग, कैसी हैं? प्रदीप का आंसर है 419 कवि, राइट आंसर, वेरी गुड। रितु का 419 नहीं, डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपसभापति, राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और आपके जो है नियंत्रक महालेखक परीक्षक हो गए, इनके जो व्यय भारित होते हैं वो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। किस पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन जो पेंशन होता है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ठीक है, आकस्मिक निधि से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद देखेंगे? 265 अभी हम लोगों ने देख लिया, नहीं होगा, ठीक है। 265 नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 420 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 267 जो है आकस्मिक निधि से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? हाँ, रितु का आंसर है, वेरी गुड। प्रदीप का भी आंसर है, राइट आंसर, आर्टिकल 267। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक कैसे पारित होगा, इसकी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो और अनुच्छेद 112 में क्या है? राष्ट्रपति जो है, जो विधेयक, राष्ट्रपति के विधेयक को पारित जो करता है वो किसमें उसका वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 111 में। और अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट है, बजट, जिसे संविधान में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारे यहाँ बजट शब्द का प्रयोग ना करके क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 112, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नहीं, ध्यान देंगे, भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? परिभाषित किया गया 110 में। अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि जो धन विधेयक होगा वो राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाएगा। धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। जो धन विधेयक होता है उसे हम राज्यसभा में पहली बार नहीं पेश कर सकते। जब पहली बार हम कहाँ पेश करते हैं? लोकसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद जो है राज्यसभा को धन विधेयक जाता है, ठीक है। और राज्यसभा के पास क्या शक्ति होता है? अधिकतम 14 दिन तक वो जो है धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, या तो जो राज्यसभा होती है कुछ जो उसकी सिफारिश हो या संशोधन हो, संशोधन सहित वो लोकसभा को लौटा सकती है। पर उसकी सिफारिश को, उसके संशोधनों को मानना जो है लोकसभा को मानना या ना मानने के लिए लोकसभा क्या है? बाध्यकारी नहीं है। तो राज्यसभा के पास क्या है? वो संशोधन के लिए या कोई उस पर अपना विचार प्रकट कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, पर जो है सिफारिश को मानना ना मानना लोकसभा के इच्छा पर मतलब होता है कि वो उसको स्वीकार करे या ना करे, ठीक है। तो जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, देखेंगे
कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध। अब इसमें आपको क्या पूछा, जो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया उनमें कौन कौन ऐसे विषय हैं जो धन विधेयक में नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऐसे कौन से उपबंध है जो धन विधेयक से सम्मिलित नहीं है या धन विधेयक में उसका प्रावधान नहीं मिलता है। तो कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो डी हो जाएगा। अगर किसी पर जुर्माना या अर्थदंड लगता है, ठीक है, फाइन लगती है, तो ऐसे विधेयक को या ऐसे जो संबंधित उपबंध होते हैं वो आपका क्या, धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ, रितु का आंसर है राइट, 422 का डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या वित्त मंत्री। तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कौन करता है, इस जो है इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 424, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देखेंगे, धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। किसकी सिफारिश से, राष्ट्रपति के अनुमति से जो है धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। सुमन का आंसर आया, क्वेश्चन नंबर इन्होंने नहीं डाला हुआ है, बी। पीछे का आंसर दे रहे हैं क्या आप लोग, अच्छा ठीक है, पीछे क्वेश्चन का दे रहे नहीं। 424 का जो आंसर होगा डी इसका राइट आंसर होगा, 424 रितु का आंसर आया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 425, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। ठीक है, या राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा। धन विधेयक के बारे में, ठीक है, धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, धन विधेयक ध्यान देंगे, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा स्वीकार करते हुए पास कर दे। देखिए, ऐसा धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया। तो वही बात कह रहा है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाती है, राज्यसभा मान लो कोई संशोधन करने के लिए सिफारिश करती है, संशोधन या कोई अपना राय व्यक्त करती है, तो उसके बाद जब लोकसभा के पास जाएगा तो जो है लोकसभा क्या है, दोबारा जब लोकसभा के पास जाएगा तो स्वीकार करे या ना करे, लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड है, वो स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, पर उसके बाद भी इसे क्या समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। अगर राज्यसभा जब धन विधेयक को वापस कर देगी लोकसभा के पास तो लोकसभा उसे उस धन विधेयक को क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया कि यह पारित समझा जाएगा जब राज्यसभा से दोबारा लोकसभा के पास जाएगा, तो यह क्या माना जाएगा, यह पारित समझा जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 426, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कोई विधेयक जिसमें केवल
व्यय सम्मिलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय सम्मिलित नहीं। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई विधेयक है, ठीक है, ऐसा कोई विधेयक है जिसमें वो व्यय से तो संबंधित है, पर जो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक के विषय होते हैं वो शामिल नहीं है। तो इसे क्या माना जाएगा, मतलब किस तरह से इसे किया जाएगा? केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, या केवल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, देखिए एक आपका आता है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया, ठीक है, वित्त विधेयक। तो अगर कोई ऐसा विधेयक है जिसमें व्यय तो सम्मिलित है पर धन विधेयक से संबंधित, ठीक है, कोई भी व्यय उसमें नहीं है या धन विधेयक से संबंधित कोई विषय अगर उसमें नहीं है, तो संसद के किसी भी सदन में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे विधेयक साधारण विधेयक के भांति माने जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा साधारण विधेयक होता है उसे किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई विधेयक है जिसमें धन विधेयक से संबंधित प्रावधान नहीं है या धन विधेयक के विषय नहीं है, केवल उसमें क्या है, केवल उसमें व्यय सम्मिलित है, तो ऐसे विषय को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रारंभ किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसके जस्ट बाद दूसरी क्लास है, ठीक है, सर की क्लास है। तो आज क्लास को यही समाप्त करेंगे। इसमें क्वेश्चन अभी हैं आपके, संसद टॉपिक में क्वेश्चन आपके अच्छे खासे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं होगी क्लास, इसकी अल्टरनेट डे पर क्लास होगी। आप लोग जो है, जो भी जुड़े हुए हैं उन लोग को, आप लोग को इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि इसकी क्लास जो होगी आपकी अल्टरनेट डे पे होगी, एक दिन छोड़ के होगी। तो अब कल के बाद इसके नेक्स्ट डे जो है हम लोग इस क्लास को आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।